हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशन यानी हमारा हिंदी में बोले तो क्षेत्रमिति। तो जो क्षेत्रमिति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो 2D होती है, ठीक है, और एक होती है 3D। ठीक है, डी फॉर डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हिंदी में क्या होता है? बिमा। तो हम सबसे पहले ये जो बिमा या डायमेंशन है वो क्या होती है उसके बारे में ही समझ। जैसे मैंने कोई एक ये पॉइंट बना दिया, ठीक है, ये मैंने कोई भी पॉइंट बना दिया, तो क्या आप इसको कुछ भी माप सकते हो? कुछ भी इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह कुछ होगी? नहीं होगी। तो ये जो बिंदु है, बिंदु जो है वो एक जीरो डायमेंशन होता है। क्या होता है? जीरो डायमेंशन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने दो बिंदुओं को मिलाया तो हम जानते हैं उससे क्या बनती है? एक रेखा बनती है। ठीक है, तो रेखा की बात अगर हम करें तो रेखा को आप एक ही साइड में नाप पा रहे हो, यानी लेफ्ट से राइट में नाप पा रहे हो। ठीक है, तो ये कैसा है? एक बिमीय, यानी 1D। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि इस तरीके से मैंने कोई त्रिभुज ले लिया या आयत वगैरह ले लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया तो आप इसकी एक लंबाई तो कैसे में नाप पा रहे हो? लेफ्ट से राइट में। और एक लंबाई आप नाप पा रहे हो, इसकी एक जो दूरी या डिस्टेंस वगैरह जो है वो माप पा रहे हो आप इसकी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, तो मतलब आप इसको दो डायरेक्शन में माप पा रहे हो। कितने डायरेक्शन में माप पा रहे हो? दो डायरेक्शन में माप पा रहे हो, इसलिए ये क्या होगा? हमारा 2D। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि एक बॉक्स ले लिया। जैसे आप लोग बॉक्स जानते हैं सभी लोग। इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया, जैसे माचिस का बॉक्स भी हो सकता है। तो आप जानते हैं कि भैया इसकी एक जो लंबाई है वो मैं लेफ्ट से राइट में नाप पा रहा हूँ, एक नीचे से ऊपर में नाप पा रहा हूँ, और एक आगे से पीछे में भी नाप पा रहा हूँ। आप जान पा रहे हो ना ये वाली बात, कि मैं एक जो लंबाई है वो उसकी कहाँ पे नाप पा रहा हूँ? जैसे ये लेफ्ट से राइट में नाप दी, ये ऊपर से नीचे नाप दी, और ये एक आगे से पीछे में भी नाप दी। यानी मैं तीन डायरेक्शन में इसकी लंबाई को नाप पा रहा हूँ। तो ये जो फिगर हैं वो कौन से फिगर होंगे? 3D फिगर्स होंगे। समझ में आया डायमेंशन यानी बिमा का मतलब? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो 2D वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2D में हम लोग सबसे पहले त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर और भी जो अन्य आकृतियाँ हैं वो पढ़ेंगे, जैसे आयत हुआ, चतुर्भुज हुआ, सॉरी ना, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, वृत्त हुआ। ठीक है, और एक बहुभुज हुआ, है ना। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग? 2D वाले में त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज में जितनी भी चार भुजाओं की आकृति होती है वो आ जाएगी। ठीक है, एक बहुभुज पढ़ेंगे, यानी जो और सारी भुजाओं, जो चार से ज़्यादा वाले जो होते हैं या कम वाले वगैरह जो होते हैं वो बहुभुज पढ़ लेंगे हम लोग। इसके अलावा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। ठीक है, तो हम लोग जो है वो 2D में ये सब पढ़ते हैं। अब जैसे मैं 3D की बात करूँ तो 3D में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मैंने ये बनाया, तो ये क्या होता है? हमारा हिंदी में घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक बेलन बोल दिया, ऐसा बेलन बनाया मैंने। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि इसकी एक लंबाई तो मैं ऐसे नाप पा रहा हूँ, एक ऊपर से नीचे नाप पा रहा हूँ, और एक इधर पीछे की साइड भी मैं माप पाऊंगा। यानी ये भी कैसा फिगर है? 3D फिगर। ठीक है, अगर मैंने कोई गेंद ले ली, जैसे मैंने कोई क्रिकेट की बॉल ले ली सपोज मान लो, तो आपने देखा कि एक लंबाई मैंने लेफ्ट से राइट में नापी, एक ऊपर से नीचे में नापी। ठीक है, और एक ये आगे से पीछे में नापी, यानी ये भी कौन सी फिगर हो गई? 3D फिगर हो गई। अगर मैं यहीं पर 2D फिगर की बात करूँ तो जैसे मैंने एक वृत्त ले लिया, तो वृत्त में भी आप क्या कर पा रहे हो? एक लेफ्ट से राइट नाप पा रहे हो, एक लंबाई ऊपर से नीचे नाप पा रहे हो, यानी यहाँ भी ये 2D फिगर है। ठीक है, त्रिभुज ले लिया, जैसे मैंने आयत लिया, आयत में भी आप दो ही तरीके की लंबाई नाप पा रहे हो, एक लेफ्ट से राइट और एक ऊपर से नीचे। चाहे इधर भी ऊपर से ले लो कि भाई एक लेफ्ट से राइट, एक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो ये भी कौन सा फिगर है? 2D फिगर। तो हम सबसे पहले 2D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, द्विविमीय ज्यामिति, सॉरी चित्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो 2D में हमने ये डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया, तो अब कुछ टर्म्स और हमें जाननी चाहिए पड़ेगी। ठीक है, क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले सबसे पहला होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है, परिमाप या परिधि भी बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन अगर कोई गोल फिगर है, कर्व में फिगर है, उसकी आप बॉर्डर मापोगे तो उसे परिधि कहेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये वृत्त है, तो इसमें क्या है, इसकी जो लंबाई है, मतलब जो उसके जो कोने हैं वो ऐसे हैं, कर्व में है। तो इस कोने को यानी इस बॉर्डर को नापने के लिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, परिधि। लेकिन अगर मैं यहीं पर रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करूं, यानी वर्ग या आयत की बात करूं, तो आप देखोगे कि इनके जो कोने हैं वो आप सीधे सीधे माप रहे हो, कर्व में नहीं माप रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, परिमाप। है कुछ नहीं, दोनों मतलब एक ही है। परिधि मतलब क्या होता है, चारों ओर की बॉर्डर की लंबाई, चारों ओर या किनारों की कुल लंबाई, ये क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। जैसे मैंने बोला कि एक फिगर ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई। मान लो कि ये लंबाई ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसकी सीधी सीधी लाइन से नाप रहे हैं आप, कर्व में तो नहीं नाप रहे हैं, तो परिमाप भी कहेंगे परिधि की जगह। तो इसको क्या लेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया। ठीक है, यहीं पर मैंने जैसे मान लो कि एक वर्ग ले लिया, ठीक है, तो वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, तो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, यानी ए कितनी बार आ गया, 4 बार, तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, 4। तो इस तरीके से हम लोग पैरामीटर यानी परिमाप लेते हैं। अगर मैं अब बात करूं कि जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, तो ये जो कोने यानी बॉर्डर है, इसकी लंबाई, जो इसकी टोटल लंबाई जो है वो तो क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। लेकिन ये जो बॉर्डर है वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कोई ना कोई जगह घेरेगा। ठीक है, कोई ना कोई जगह तो आपकी घेरेगा ही है। ठीक है, तो अगर ये जगह घेरेगा, तो कोई जो जगह घेर रहा है, वो जो घेरी हुई जगह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ये जो घेरी हुई जगह है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये जैसे ये वाला प्लेस इसने घेर रखा है, तो ये क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल भी अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। अलग अलग जो आपकी आकृतियाँ होती हैं उनकी अलग अलग आप क्षेत्रफल निकालते हैं। अब क्षेत्रफल की जो बात करें, तो क्षेत्रफल की को मापेंगे काय में, ये देखना है आपको। ठीक है, जैसे ये होता है तो इसको तो आप मीटर या सेंटीमीटर में नाप सकते हो। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी लंबाइयाँ हैं ये। लेकिन अगर मैं बात करूँ परिमाप की, जैसे बोला मैंने आयत ले लिया, तो इसकी 1 मीटर भुजा है, ये भी क्या है, 1 मीटर भुजा है। अपन जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर। यानी इसका जो भी आपका क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, 1 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यानी हम जो एरिया है, एरिया यानी क्षेत्रफल है, उसको आप मीटर स्क्वायर में मापते हो। इसको आप क्या मापते हो, मीटर स्क्वायर में मापते हो, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हो। जनरली यही दिया जाएगा, किलोमीटर वगैरह होगा तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मान लो एक ये आकृति थी, इसका 20 मीटर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि 1 1 मीटर स्क्वायर के, यानी 1 1 मीटर वाली जो बिमा वाले, इसमें कितने आ जाएंगे, 20 पत्थर लग जाएंगे। मान लो कि अगर मैं मार्बल लगा रहा हूँ तो 1 1 मीटर स्क्वायर वाले क्या लग जाएंगे, इस क्षेत्रफल वाले 20 पत्थर लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 20 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर जिसको दिक्कत आए तो वो रिवाइज करके देख लेना, रिकॉर्डिंग है ये तो, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखें ज़रा कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसी में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? जैसे मैंने 1 किलोमीटर लिया, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ये बात सभी को पता है। अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 तो ये है, और 1 मीटर के अंदर, इस मीटर के अंदर कितने हैं? 100 सेंटीमीटर हैं, यानी इसमें 100 का और गुणा हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला था कि जितनी जीरो हों उसको मैं पावर में लिख सकता हूँ, तो 3 जीरो ये रही और ये कितनी रही? 2, तो यानी ये 10 की पावर 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 5 सेंटीमीटर होते। ठीक है, अब मैं बात करूँ एरिया की, बात करूँ मैं इसमें जैसे मैंने एरिया ले लिया, कितना ले लिया? 100 × 100 मीटर स्क्वायर, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपसे ये कहा जाए कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्या है? 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो अब आप चाहोगे तो बहुत सारी जो डायमेंशंस होते हैं, मतलब जो अलग अलग माप के तरीके होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह, किलोमीटर वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारे माप होते हैं, लेकिन हमने जो पढ़े हैं अभी वो हमारे चैप्टर में जो काम आने वाले हैं वो वाले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे हमारा काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज के बारे में। हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने त्रिभुज, थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। ठीक है, तो सपोज़ मैंने त्रिभुज ले लिया ये मैंने त्रिभुज बनाया आपको। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है वो क्या होता है? ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, अब ये आधार क्या है, ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो हमें पहले नंबर ऊंचाई जानना। ऊंचाई तो हम समझ लेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? हमारा बेस। तो जैसे मान लो कि मैंने इस सामने वाले वर्टेक्स यानी शीर्ष से यहाँ पर एक लंब डाला। लंब का मतलब क्या है कि यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, यानी शीर्ष से डाली गई रेखा किसी सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करे तो उसे शीर्ष लंब कहते हैं, और इसी शीर्ष लंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो मान लो ये H1 है और ये क्या है? A है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आधार जो है वो कितना हो गया? A, और ऊंचाई क्या हो गई? H1। ठीक है, अब मान लो कि ये वाले शीर्ष से लेता हूँ और यहाँ पर मैंने लंब डाला। ठीक है, और ये भुजा मान लो B है, ये भुजा अगर C है, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली H2 है। ठीक है, और फिर मैंने एक शीर्ष ये लिया, इस शीर्ष से यहाँ पर लंब डाला। ठीक है, मान लो ये जो शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो कितनी है? H3 है, और ये भुजा क्या है? C। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पहली कंडीशन में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार कितना? A इंटू ऊंचाई कितनी है? H1। अब चाहे आप कहीं से भी क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज तो एक ही है। किसी भी कंडीशन की ऊंचाई से आप क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज तो एक ही है। तो ये जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 B, बेस क्या है? यहाँ पर B है, और ऊंचाई क्या है? H2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार क्या है आपका? C, और इंटू में क्या है? H3। क्लियर हुई बात? तो ये तीनों के तीनों क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये डेल्टा मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी डेंसिटी कम कर लेता हूँ पेन की, हल्का सा लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है,
तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, कि हमें पता है कि भैया इसको 1/2 को में से ये जो कॉमन है 1/2 में अलग 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 मैं क्षेत्रफल के बराबर में रखूँगा तो ये 2 के साथ डेल्टा में आ जाएंगे। तो यानी 2 डेल्टा इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ A1H1, ठीक है। ये हो जाएगा BH2 और ये हो जाएगा आपका CH3। और मैंने एक बात और आपको बताई थी कि इन दो दो टर्म का गुणा कैसा है, कांस्टेंट है। इन सब के बराबर में क्या आने वाला है, दो दो के गुणा करने के बाद 2 डेल्टा आने वाला है। तो अगर ये वैल्यूज़ अगर कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इनके रेशो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। मैंने बोला था आपको जब मैंने अरिथमेटिक पढ़ाई थी, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशो में होगी उसके अपोजिट रेशो में क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। यानी इसको मैं कह सकता हूँ 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ इस बात का कि H1 रेशो H2 रेशो H3 इज इक्वल टू 1/A रेशो 1/B रेशो 1/C, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या निकला है, एक रिजल्ट निकला है कि अगर मुझे कहीं भी 3 भुजाओं का अनुपात दिया है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि ये जो इनका क्षेत्रफल आएगा संगत भुजाओं के हिसाब से वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो कांस्टेंट अगर किन्हीं दो संख्याओं का गुणा कांस्टेंट आ जाता है तो एक संख्या एक कोई भी जो वेरिएबल है वो जिस रेशो में चेंज होगा उसी के दुगने रेशो में उसी के विपरीत रेशो में कौन सा चेंज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यानी H1 H2 और H3 का निकालने के लिए मुझे भुजाओं के उल्टे का रेशो लेना होगा, यानी 1 के बटे में करके लेना होगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बात करें कि जैसे कोई भी किसी भी त्रिभुज की साइड है, एक जगह मैंने ले लिया पेरीमीटर और एक जगह ले लिया एरिया, ठीक है। तो अगर मेरी साइड को मैं दोगुना करूं तो परिमाप भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। लेकिन मेरा जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। क्यों, क्योंकि जब भी हम एरिया मापते हैं तो जैसे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर के स्क्वायर में मापते हैं, तो यानी यहाँ पर जो पेरीमीटर मापते हैं वो सिर्फ सेंटीमीटर में मापते हैं और साइड भी काय में मापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं। तो जितना गुना आपकी साइड होगी उतना ही गुना क्या हो जाएगा, परिमाप। लेकिन उसके स्क्वायर गुना में क्या चलेगा, आपका क्षेत्रफल चलेगा। तो इसको मैं इनडायरेक्टली रिजल्ट में ये ले सकता हूँ कि अगर मैंने साइड को k गुना कर दिया तो पेरीमीटर भी k गुना हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, k स्क्वायर गुना हो जाएगा। सपोज मान लो कि किसी त्रिभुज की भुजा को मैंने 4 गुना कर दिया तो उसका परिमाप कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुना यानी 16 गुना हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को जानेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब इसी वाली तरीके पर बेस्ड, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि भैया इसमें जो आधार है वो कितना दिया है हमको, जस्ट सेकेंड। आधार दिया है 21.4, आधार दिया है आपको 21.4 और ऊंचाई दी है आपको 15.5। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 21.4 और हाइट कितनी है 15.5, अगर गड़बड़ है 0.7 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने 10 से गुणा किया तो 155 हो गया। अब 115 सॉरी ये 15.5 का 7 में गुणा करेंगे तो 15 सत्ते तो 105 हो गए, ठीक है। और एक 2 अंक बाद दशमलव हो गई, ठीक है। 15 सत्ते 105 और ये 0.5 में अलग से गुणा कर लूँगा तो एक 2 अंक हो जाएगी यहाँ पे दशमलव गुणा करने पे। और इधर पे 15 सत्ते 15 का करेंगे तो सिर्फ 1 अंक बाद दशमलव आई थी, ठीक है। तो आप 5 का 7 में करोगे तो 35 का मतलब क्या हो जाएगा 0.35, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10.85, ठीक है। तो 2 अंक बाद दशमलव की बात चल रही है यहाँ पे, तो
तो इसको मैं लिख दूँ 10.85। ठीक है, 155 और 10 कितने होते हैं, 165.85 हो जाएगा। और 85 अर्थात कितना है पास में 9, क्योंकि दशमलव के 1-2 स्थान तक सही तक बताना है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप आराम से गुणा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या है कि सवालों को जल्दी करना सीखना है। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमारे को डेल्टा दिया है कितना, 182 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंबखंड, यानी उसकी ऊंचाई पूछी है। विपरीत शीर्ष से खींचा गया लंबखंड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई ही होता है। मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। तो मतलब मेरे को क्या दिया हुआ है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ए इंटू एच जो दिया है वो कितना दिया है, 182। इसमें मेरी जो बेस है वो कितना दिया हुआ है आपको, 28 दिया हुआ है। मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, बराबर में 182 रख दिया। ठीक है, 2 से काटा आपने, 2 से कितनी बार कट गया, 14 बार। ठीक है, अब एच की वैल्यू निकालेंगे, 14 से काट दो आप, 14 एकम 14, 14 तिया 42। तो यानी मेरी हाइट कितनी आ चुकी है, 13 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, आराम से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही तो वो रिवाइज करके देख लेना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं ये दी हुई हैं, 12.8 और 9.6। ठीक है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो कि 9.6 वाली के संगत है। ठीक है, तो यानी 9.6 वाली के संगत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, तो इस 12.8 वाली के संगत, 12.8 मीटर वाले की संगत क्या ऊंचाई का पता करना है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर आप किसी भुजा के संगत ऊंचाई का और उस भुजा का गुणा लेते हैं, यानी दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं या फिर उन दोनों का गुणा जो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने इन दोनों को आपस में बराबर रख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट आपने उड़ा दिया। ठीक है, अब आप काटने 12 से काट सकते क्या, नहीं नहीं, 4 से काट लें, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब अपन काट सकते हैं 24 चौक 96, 4 से काट दिया, ये 8 बार हो गया, और ये 8 तिया 24। तो यानी मेरी जो 12.8 भुजा के संगत जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। क्या आ जाएगी, 9 मीटर, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला देखें कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज की आधार त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5, जैसे मैंने मान लिया कि आधार जो है उसकी ऊंचाई का, तो जैसे मैंने बोला कि ऊंचाई h है, तो उसका आधार कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ h। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जो इसका दिया क्या है हमको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, जो आधार था ये 3/5 h था और ये h है, ये कितना के बराबर दिया। ठीक है, ये कितना है, 1470। ये कितना है, 1470 है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से 3 से काटोगे, 3 के 12, 3 नाम 27, 49 हो गया, और ये 10 उधर ऊपर चला जाएगा। तो यानी यहाँ h² = 4900। हम लोग जानते हैं 100 का जो रूट आएगा वो 10 आ जाएगा, यानी 1 0 आ जाएगी, 49 का 7 आ जाएगा, यानी यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 70। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया था, त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई मैंने क्या मानी थी, h ही मानी थी, और आधार 3/5 h, तो जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। अगला देखें, अब जरा जो मैंने हेक्टेयर वाला पार्ट बताया था उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ होगा कि एक त्रिभुज के क्षेत्र का आधार इसकी ऊंचाई के 3 गुना है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है इसका आधार इसकी ऊंचाई का क्या है, 3 गुना है। यदि खेत को 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जोतने पर इतने रुपए खर्च होते हैं। जैसे मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये है। ठीक है, मान लो कि आप 1 मीटर स्क्वायर को कुछ भी काम करवा रहे हो, जैसे पुताई भी करवा रहे हो 1 मीटर स्क्वायर पे,
उसका खर्चा 5 रुपये है। अगर मेरे टोटल 25 रुपये खर्च हुए, अगर मेरे टोटल 25 रुपये खर्च हुए, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर होगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपये लग रहे हैं, 25 रुपये कितने में लगेंगे, 5 मीटर स्क्वायर। कैसे पता चला, 25 में 5 का भाग लगा के। समझ में आई बात। तो अब ये वही बोल रहे हैं कि 24.4 रुपये प्रति हेक्टेयर है और टोटल खर्चा इतना है। तो हमने देखा कि भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, 448.35, इसमें भाग लगाना होगा 24.4। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली अपन जो निकालते हैं ऊंचाई वगैरह, ये सब उसने क्या बोला है, मीटर में निकालनी है। अब ये यहाँ पे हमें दिया रुपए पर हेक्टेयर। हम जानते हैं प्रति का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, तो अब इधर हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, 10,000। हेक्टेयर का मतलब कितना हो जाएगा, 10,000। और जो नीचे 10,000 है, प्रति वर्ड का मतलब जो है नीचे है, नीचे जो 10,000 है यानी 10 की घात 5 है, वो ऊपर कहाँ आ जाएगा, -5 हो जाएगी। इधर जाकर क्या हो जाएगी, -5, क्योंकि इस वाले के बटे में था। ये बात समझ में आई। कुछ नहीं, ये 24.4 प्रति का मतलब क्या होता है, बटे। हेक्टेयर मतलब 10 की पावर 5 मीटर, क्योंकि मुझे इसको मीटर में बदलना था। ठीक है, तो 10 की पावर 5 मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये 24/5 वाले इसमें इधर माइनस हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या कर लेना है, ये तो मेरा क्षेत्रफल आ गया और हम जानते हैं कि इसकी आधार जो है वो इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो 1/2, अगर मेरी ऊंचाई h है तो आधार क्या हो जाएगा, इस ऊंचाई का 3 गुना। और हमें पता क्या करना है, h ही पता करना है। ठीक है, तो अब इसको अपन को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत आसान है, ये 10 की पावर 5 को मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं है, 24.4 है, तो मैं इधर 0 मान के इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव को हटा लूँगा। अब जो मुझसे कट पाए वो आप काट लीजिए, अपन लोग काट लेते हैं। मैंने 5 से काटना शुरू किया, 5 छुके 20, 5 अट्टे 40 और 5 अट्टे 40, यहाँ से काटा, 5 अट्टे 40, 5 नाम 45, 5 छक्का 30, 5 7 35। ठीक है, क्या 8 से कट पाएगा, ये नहीं कट पाएगा ये। ठीक है, 3 से काट के देखें, 8 8 16, 4 20, 3 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो इसको अभी अपन इतना ही रखते हैं हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 8967 है, 8967 है और अपॉन में कितना है, 488। ये 10 की पावर 5 ऊपर जाकर काय की हो जाएगी, प्लस की। तो मैं इसको 10,000 लिख देता हूँ ना, 100 10 की पावर 4 होता है ये। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 4। ठीक है, तो थोड़ा सा गलती से लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने 10 की पावर 4 लिख लिया। ठीक है, अब आपने 10 की पावर 4 का मतलब 10 के आगे 4 जीरो लिख दी। ठीक है, इसके आगे कितनी लिख दी, 4 लिख दी, मतलब टोटल 4 जीरो लिख दी। हम इसको अब काटते हैं 4 से, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसको काटेंगे तो 4 से 25 चौके 100, यानी ये 2500 हो गया। ठीक है, और काट देते हैं अपन इसको, 122 कितने से कट जाएगा, 122 को 2 से और काट लेते हैं ना, 2 6 12, 2 एकम 2। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको 61 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 61 एकम 61 हो गए। ठीक है, 8 वो बचे 69 के लिए और 20 वो बचे, यानी 286 हो गए। ये कितने हो गए, 286। तो 61 से देखें तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, 244, और 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 61 चौके 6 चौके 24, 244। ठीक है, तो ये 4 बार में कट गया 244। अगर मैं इसमें से 44 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 42, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 27। अगर मैं इसमें 7 से गुणा करूँगा यानी ये 147 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये, 147 बार। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ पर मेरा क्या बचा, पूरा का पूरा काटने पीटने के बाद 147 इंटू 1250। ठीक है, और बराबर में ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा और ये 2 जो है इधर वाला, ये 2 था, ये ऊपर आ जाएगा और बराबर में क्या बचा, h का स्क्वायर। h इंटू एच क्या हो गया, h का स्क्वायर। अब जो हम काट सकते हैं वो काटें, 3 5 15, उसे 3 चौके 12 और 3 नाम 27। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसका रूट लेने की बात करूं, 49 इंटू 125 को मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 50 लिख सकता हूं, और ये इंटू में 2 है, ये हो गया h स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 का तो 7 बार आ गया, 25 का कितना आ गया 5, और 5 50 दूनी 100, 100 का मतलब कितना बार आ गया 10, तो 10 पंचे 50, 5 7 35,
तो यानी यहाँ से मेरा h का जो मान है वो कितना आ जाएगा 350। ठीक है, जिसको भी दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो एक बार और देख लेना। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए है। ठीक है, अगला देखें। अगला है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x बाय है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो मैंने मान लिया कि ऊंचाइयाँ कितनी मान ली, h1 और h2 मान ली। ठीक है, h1 और h2 मान ली। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है, a अपॉन b, यानी ये क्या है हमारी a और b क्षेत्रफल। ठीक है, तो संगत ऊंचाइयाँ मैंने मान ली h1 और h2, तो s1 के x के संगत h1 और y के संगत h2 मान ली। ठीक है, तो मुझे h1 और h2 की वैल्यू चाहिए, तो ये a के साथ तो y चला जाएगा और b के साथ क्या जाएगा x। तो इनडायरेक्टली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a बाय रेशो बी एक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a बाय रेशो बी एक्स, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात हमारी क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो हम ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, देखो ट्राइंगल ही चल रहा है हमारा चलने को, लेकिन अभी हमने जो ट्राइंगल पढ़ा था वो उसमें हमने बेस इनटू हाइट वाले केस से क्षेत्रफल पढ़ा था। अब हम टाइप ऑफ ट्राइंगल के केस में एक ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं, समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज होता क्या है हमें। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये होता है कि भैया जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन ये क्या है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज में एक बात याद रखेंगे कि ये जो होता है ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब। ये होता है आपका बेस यानी आधार। ठीक है, और ये होता है सबसे बड़ी भुजा जो होती है, कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अपन ये बात करें तो अपन ने जो क्षेत्रफल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर ये जो बेस है वो कितना है हमारे पास, b है, और जो ऊंचाई है वो लंब ही तो है। ये जो ऊंचाई है ये इसका लंब ही तो है। तो इनडायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 p इंटू बी। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात अगर मैं करूं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब देखो ध्यान रखना, ऊंचाई चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी कि अगर मैं इस वाली भुजा के संगत बात करूं, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर लूं, इस वाले को मैं टेढ़ा कर लूं, तो यहाँ पर ये मेरा बेस हो जाएगा। इस वाले कोण के लिए मैं बात करूँ, इस वाले में कोण के लिए बात करूं तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हाइट ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, बस क्या कहा है कि अगर मैं ये वाले कोण थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर ही मेरी हाइट कहलाई थी। अगर मैं इस कोण को अल्फ़ा मान लेता हूँ तो इस अल्फ़ा के सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर, और जिस पर ये कोण बन रहा है उसको क्या मानते हैं हम, बेस। ठीक है, तो आप किस कोण के लिए बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ जो मेन चीज़ पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जो जिसमें एक थ्योरम दी थी पाइथागोरस ने। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो समकोण त्रिभुज है ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। और कोई भी तीन ऐसे तीन पूर्णांक भुजाएं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं,
तीन ऐसी भुजाएं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तीन पूर्णांक भुजाएं, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया और मैंने तीन भुजाएं ली, तीन 4 और 5, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये 16 और 9 कितने हो जाएगा? 25, और ये भी 25 हो जाएगा। तो यानी 3, 4, 5, जो 3, 4, 5 ऐसी भुजाएं हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, ठीक है। और जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं वो जो तीन पूर्णांक भुजाएं क्या कहलाती हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाती, ठीक है। जो तीन भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। अब देखो, हम निकालने को तो इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक और भुजा ली, एक भुजा ले ली मैंने 5, एक ले ली 12, तो एक और बताना, मुझे कर्ण पता करना है। तो अपन जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अगर मैं इससे रूट लेके निकालूंगा तो 25 और 44 कितने होते हैं? 169, और 169 की भुजा कितनी आ जाएगी? 13। तो यानी 5, 12, 13 भी एक प्रकार का क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि देखो, निकाल तो हम पाइथागोरस प्रमेय से सकते हैं, क्यों ना हम कुछ एक लिस्ट याद कर लें, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, यानी ये टाइम हमारा एग्जाम में बच जाएगा। तो हमें सीधे सीधे याद रखने हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है जिसको आपको प्रॉपरली याद कर लेना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 13, 84, 85, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 28, 45, 53, ठीक है। ये काफ़ी सारे, ये सारे के सारे क्या है? ट्रिपलेट्स है। अब एक चीज़ और छोटी सी याद रखना है कि अगर इनका कोई मल्टीपल भी होगा, जैसे मैंने लिया 3, 4, 5 लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 3, 4, 5 की जगह ले लिया 6, 8 और 10, ठीक है। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का दुगना है, ये वाला 4 का दुगना है, और ये क्या है? 5 का दुगना है। यानी अगर मैं इसका रेशो लूँगा तो ये कितना बन जाएगा? 3, 4, 5। अगर 3, 4, 5 हमारे ट्रिपलेट्स हैं तो ये 6, 8 और 10 भी इसके ट्रिपलेट्स होंगे। यानी इसके रेशो लेने के बाद आपको क्या आसानी से पता चल जाएगा कि आपके जो आपने याद किए उनमें से कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसमें कोई भी जो मल्टीपल होगा वो भी इसका ट्रिपलेट होगा। आप चाहें तो कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप लोग? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64। तो अगर आप इन दोनों को भी देखोगे तो ये भी, ये जो 6, 8 और 10 हैं, ये भी क्या कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं। और पाइथागोरस प्रमेय जब संतुष्ट कर रहे हैं, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, तो ये भी क्या हमारा ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब जो हमने ट्रिपलेट याद किए हैं, अगर उनका कोई भी मल्टीपल होगा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, कितना भी गुना होगा, अगर जब उनका रेशो लेने के बाद कितना भी गुना हो रहा है उसको अपन साइड में कर लें, तो जो उसका मल्टीपल भी होगा वो भी क्या कहलाएंगे? आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगा इससे करना। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको जो भी समस्या है वो एक बार रिवाइज करके बिल्कुल देख सकते हो, आगे पीछे करो वीडियो को और प्यार से देखो। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, इसमें कहीं भी हमारे को नहीं लिखा है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 अट्टे 16, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34। तो हम जान पा रहे हैं कि ये 8, 15 और 17, ये तो भाई सब ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका रेशो लेके मैंने पता कर लिया कि ये ट्रिपलेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ी भुजा हमको इसमें नहीं लेनी। इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है? बड़ी भुजा छोड़कर अन्य दो भुजाओं का योग, यानी
आधार इंटू लंब, है ना। कि कोई भी पागल ये काम मत करना कि भैया 8 15 17 ही ले लो, लेकिन हमें 8 15 17 नहीं लेनी। हमारी भुजाएं कितनी हैं? 16 30 और 34। बस वो मैंने 8 15 17 रेशो निकाला इसलिए ताकि पता चल जाए कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लेना होगा? 16 और 30, क्योंकि बड़ी भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाओं का गुणा ले लेते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो 2 अट्टे 16, 8 तिया 24, यानी 240 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, आप लोग देख पा रहे हो। देखिए अगला, इसको देखें, 9 40 41। अब आपको ध्यान में देखो कि 9 40 41 भी ट्रिपलेट ही है। आपको ये वाला बताया था मैंने ट्रिपलेट। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ट्रिपलेट। ठीक है, तो 9 40 41 भी एक ट्रिपलेट है, मतलब इसमें भी वही लगेगा हमारा, है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज हम कंफर्म हो गए। वो हमें देगा नहीं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, हम पता कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो अब आप लोग देखें कि 9 40 41 भी एक ट्रिपलेट है, तो 1/2 अन्य दो भुजाएं, जो बड़ी भुजा है उसको छोड़ दें और अन्य दो भुजाओं का गुणा, यानी एक कोई परपेंडिकुलर होगा और एक कोई बेस होगा, हमें पता नहीं है अभी, हाल फिलहाल कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो अपन लोगों ने इन दोनों का गुणा ले लिया। 20 दूनी 40, ठीक है, 9 दूनी 18, यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल। आई होप बात समझ में आ गई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए। अब यहाँ तो क्लियर दे दिया कि समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 101 है, ठीक है, और इसकी एक भुजा 20 के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब 101 है और एक भुजा क्या है? 20 है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज की बात करूँ, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो जब उसने कर्ण बोला, यानी सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 101। अब दो में से कोई सी भी एक मान लो, कहीं पे मान लो, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, 20, किसी को भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, 20 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा जो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे कर्ण के अलावा एक और भुजा चाहिए। जब इन दोनों का गुणा करके 1/2 करूँगा तो ही मेरा क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो क्या 101 के साथ कोई ट्रिपलेट बन रहा है? अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें से देख के कर सकते हो। जैसे 101 के साथ अगर हम देखें तो देखो, 20 99 101, लास्ट में दिख रहा है 20 99 101, ये जो है ट्रिपलेट है, तो यहीं पर दिख गया। तो हम लोग याद अगर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? 20 99 101, तो यानी यहाँ पे कितना आएगा? 99। तो अपन जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 99 इंटू 20। जरूरी नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट ही बन जाए, कभी कभी कुछ और भी लिख लेगा, तो उसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिए। लेकिन बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ट्रिपलेट याद होने से हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने इसको किया, 2 से काटा तो 10 बार, और 9 का 90 में 99 में गुणा करोगे तो 990 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह जाएगा हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। किसी को निकालने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो कि 101 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर घटा लो, तो आपका क्या निकल जाएगी? अन्य भुजा। अब अपन को इसको करने का तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस, यानी 101 और 121 इंटू एक बार माइनस। अगर मैं 20 घटाऊँगा तो इसमें से कितने बचेंगे अपने पास? 20 अगर मैंने घटा दिए तो 81 बचेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका रूट लूँगा तो 11 आ जाएगा ये 121 का रूट, और 81 का कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ से भी हमारी भुजा क्या बनेगी? 99। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, जिसको थोड़ा कन्फ्यूजन है वो देख सकता है, क्योंकि मैंने ये बोला था कि अगर आपको कोई दो भुजा दी है और कर्ण दिया है, तो कर्ण में से जो दूसरी भुजा है उसका स्क्वायर माइनस कर लोगे, तो आपको जो अन्य भुजा है, जैसे मान लो कि ये बेस दिया था, परपेंडिकुलर निकालना था, तो परपेंडिकुलर को निकालने के लिए क्या किया? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, और आप डायरेक्ट याद रख लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, अगला देखिए। देखिए, एक त्रिकोणीय बोर्ड 12 35 37, साफ दिख रहा है 12 35 37 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। तो साफ साफ समझ में आ चुका है ये त्रिकोणीय जो बोर्ड है वो कौन से आकार का है? समकोण त्रिभुज के आकार का। 12 35 37 आप देखोगे तो पीछे ट्रिपलेट है। ठीक है, आपको याद रहना है, इन ट्रिपलेट्स को पक्का याद कर लेना है। तो 12 35 37, तो मैं क्या करता हूँ कि इस 37 वाले को हटा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो 1/2 12 इंटू 35, 2 छिंग 12, 6 18 और 5 छक्का 30, तो यानी 210 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन उसने ये कहा है कि एक वर्ग मीटर का जो 210 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल आया। एक वर्ग मीटर पर खर्चा कितना है? 8 रुपये। तो इसमें कितना टोटल खर्चा आएगा?
तो 1 वर्ग मीटर का 8, तो 210 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, इंटू में 8 कर देंगे। 21 अट्टे 168 यानी 1680 रुपये इसका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1680 रुपये। ठीक है, अगला देखें। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं 28 और 45 सेंटीमीटर हैं तथा क्षेत्रफल 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको पता कर लेना। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता नहीं है कि भैया 28 और जो 45 है ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं है ये समकोण त्रिभुज, और अपन कंफर्म कर लेते हैं कि 28-45 वाला कोई ट्रिपलेट है कि नहीं है। याद रखना है आपको ये ट्रिपलेट्स, ये देखो 28-45 वाला कोई सा ट्रिपलेट है, हाँ है 28, 45 और 53। थोड़ा मैं भूल गया था इसलिए मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ ना। 28, 45 और 53 ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट याद होगा तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि अपन समझ गए कि 28, 45, 53 एक ट्रिपलेट है। 53 सबसे बड़ी भुजा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपना। और अपन को याद रखने में भी दिक्कत नहीं है। कैसे याद रखने में दिक्कत नहीं है कि भैया इसमें भले क्षेत्रफल दिया है, तो अब अपन ने 28, 45, 53 ये ट्रिपलेट तो चेक कर लिया। तीसरी भुजा ये चेक करने के लिए अपन ये देख लो कि 28 और 45 से इसका क्षेत्रफल 630 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इससे और 100% चेक हो जाएगा। तो इसको मैं इंटू में 28 इंटू 45 कर दूँ। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ी भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाओं का गुणा कर देते 1/2 के साथ। ठीक है, तो ये 14 लिखा मैंने, 14 पंचे 70, 14 चौके 56 और 7 63, 630 हो रहा है। देखो ठीक ना, तो मेरा जो तीसरी भुजा है, इन दो को छोड़कर जो तीसरी भुजा वो कितनी आएगी, 53। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 53। वैसे तो देखने पे ही आ गया था, लेकिन क्रॉस चेक करना आपको भी थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम 15 क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए ये क्यों नहीं चल रहा, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो साफ क्लियर कह दिया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 540 वर्ग सेंटीमीटर। अगर कर्ण 51 है तो समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो भैया, अगर मुझे परिमाप पता करना होता है तो तीनों भुजाओं का योग होता है। जैसे ये 3 भुजाएं हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो इन तीनों को, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो ही मेरा क्या आएगा, परिमाप। ठीक है, तो अब मेरे पास एक भुजा यानी कर्ण यानी 51 तो है ही है। अन्य दो भुजाएं और पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जान पा रहे हैं कि या तो हमें ट्रिपलेट याद हो, 51 वाले के साथ ट्रिपलेट कौन सा था आप खुद ही देख सकते हैं, बार बार मैं पीछे। ठीक है, अब अपन ने देखा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 540। कितनी है, 540। ठीक है, अब 2 को उधर पहुंचा देंगे तो 540 का दोगुना कितना हो गया, 1080। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब अपन समझें कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस यानी 51 का स्क्वायर। ठीक है, 51 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 2001 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है कि मेरे पास a इंटू बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a इंटू बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं a प्लस बी यानी p प्लस बी का मान निकाल सकता हूँ। कैसे कि p प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p इंटू बी। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब याली निकाला 2601। ठीक है, 2 इंटू पी इंटू बी, 1080 का दोगुना कितना हो जाएगा, 20 यानी 2160। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 0 नहीं सॉरी 1 6, ठीक है, और 6 और 1 7 और 2 और 2 4, 47 61, 47 61 हो जाएगा। और इसका क्या लेना है, मेरे को रूट लेना है। 45 61 किसका रूट होता है। अब आप देखो इसके आसपास का संख्या सोचो, इसके आसपास की संख्या जैसे मैंने बोला 50 का 2500, 60 का 3600 और 70 का 4900। 70 से पहले जस्ट पहले वाला नंबर बन रहा है जिसमें पीछे 1 आ रहा है। 70 से पहले जस्ट वाला एक जो नंबर है, ठीक है,
49 से आएगा 69, कितना आ जाएगा 69। तो यानी P प्लस B कितना आ गया 69। कर्ण मेरे पास 51 दिया था, तो 60 और 50 110 और 10 120। तो यानी हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 120 आ गया। क्या आ गया 120 आ गया। भले ही हमें सेपरेट वैल्यू पता नहीं चली, लेकिन हमने पूरा दिमाग लगा के क्या निकाल ली, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू। तो देखिए भैया सब तरीके के क्वेश्चन में ये CPO 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो सब तरीके के क्वेश्चन है, हम लोग कभी कभी सीधा याद हो जाता है, इसमें सीधा हमको याद नहीं हुआ, ठीक है। इसमें हमको सीधा सीधा याद नहीं हुआ तो अपन ने ऐसे लगा लिया, ठीक है। ये है हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजाएं अलग अलग है। 8 15 17, सॉरी मैंने 12 15 17 बोला था, 8 15 17। 8 15 17 देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक हो गया ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट होने का मतलब क्या हुआ बटे तो 8x इंटू 15x, क्योंकि हम बड़ी वाली भुजा नहीं लेते, 17x नहीं लेंगे, ठीक है। इन दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा क्षेत्रफल, यानी 540 आएगा। 2 से काटा तो ये कट गया हमारा, 2 चौके 8। अब आप 15 चौके 60 ले लेंगे और इधर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 540 और इसके बटे में क्या जाएगा 60। ये काटेंगे तो 6 नाम 54, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3 आ गई। एक्स अगर 3 आ गया तो 15 और 17 कितने हो गए 32 और 8 कितने होगा 40। 40 जो है वो हमारा क्या है परिमाप है एक्स के साथ, तो एक्स का मान कितना है 3, तो 40 दिया कितने हो गए 120 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया परिमाप हो। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कोई दिक्कत की बात। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे अपन लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे।